हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखें हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है बच्चों। इसमें दो ही टॉपिक हैं जिसमें से हमने ऑलरेडी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर लिया है और आज हम लोग करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। जब मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन करवाया था तब मैंने आपको साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स दिए थे। उसमें से कुछ एग्जांपल्स बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शन के भी थे। ओके, तो अब हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं क्विकली आपको रिवाइज कराती हूँ। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी भी इंक्रीज होती है, ओके, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है और दूसरी भी डिक्रीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? Two quantities are in inverse proportion if one increases, other decreases, if one decreases, other increases. Okay? तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, ओके, और एक अगर कम हो रही है और दूसरी इंक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है बच्चों स्पीड और टाइम का। लेकिन यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल होता है। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ओके, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। जैसे हमारे पास है स्पीड और टाइम। आपका एक डिस्टेंस है, पर्टिकुलर डिस्टेंस, आप उसको कवर कर रहे हो एक पर्टिकुलर स्पीड पर। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा दोगे तो सेम डिस्टेंस कवर करने में आपको कम टाइम लगेगा, और अगर आप अपनी स्पीड को कम कर दोगे तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, सो ये होता है इनवर्स proportion. Okay, so two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x cause a proportional decrease in y and vice versa in such a manner that the product of their corresponding values remain constant. Okay, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था बच्चों कि आपका जो है कांस्टेंट रेट होता था x अपॉन वाई इक्वल्स टू के। यहाँ पर प्रोडक्ट होगा x इंटू वाई इक्वल्स टू के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू क्वांटिटीज अगर x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो उनको हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, x प्रोपोर्शनल, अभी इनवर्स होता है तो ये वन अपॉन में चला जाता है, इसीलिए प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y is inversely proportion to 1 over x. ओके, तो इनवर्स में जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। So x and y are said to vary directly, and in this case y1 y2 are the values of y corresponding to the values of x1 x2 of x. Okay, जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट में भी कि आप उसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे दे दोगे। ओके, तो यहाँ पर ये जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना, x1 y1 x2 y2, ये सब इक्वल होंगे, x3 y3। तो उससे आपको रेशो मिल जाएगी कि x2 को आप नीचे ले आओ और y1 को इधर ले आओ, तो आपको क्या मिलेगा, x1 अपॉन x2 और y2 अपॉन y1। यहाँ y1 आएगा बच्चों। ओके, x1 अपॉन x2 y2 अपॉन y1। तो आप या तो इस तरीके से इसको याद रखो या फिर आप हमेशा प्रोडक्ट्स को याद रखो। ओके, तो अब हम आगे करते हैं। For example, as the number of worker increases, time taken to finish the job decreases. Okay, ये भी हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल किया था। अगर कोई काम चल रहा है उसमें वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, तो अगर वर्कर्स को आप इंक्रीज कर दोगे तो सेम काम को करने में टाइम कम लगेगा। अगर आप वर्कर्स को बच्चों डिक्रीज कर दोगे तो उसी काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ये एग्जाम्पल है इनवर्स प्रोपोर्शन का। और एक स्पीड वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। ओके, तो अब हम आगे करेंगे। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो अब बच्चों आपको प्रोडक्ट चेक करना है, रेशियो नहीं चेक करनी है। एक्स वाई इक्वल्स टू के अगर आ रहा है, ओके, तो वो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, जैसे आप 50 इंटू 5 करो, कितना आएगा, 250। 40 इंटू 6 240। तो ये तो हमें फर्स्ट में ही दिख गया है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, 210 और ये आएगा 160।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चारों ही इक्वल नहीं है। ओके, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं है। यहाँ पर x और 100 × 60 देखो कितना आ रहा है। अगर आप रेशो चाहें तो हम रेशो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। x1/y1, सॉरी, x1/x2 और y2/y1 करके भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट करके बताती हूँ। इसको आप यहाँ पे चेक करो, ये आएगा 6000, ये भी कितना आ रहा है बच्चों 6000, ये भी कितना आ रहा है 6000 और ये भी कितना आ रहा है 6000। तो ये जो केस होगा ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये है 900, ये है 900, ये भी है 900, लेकिन ये आ गया 750, ये आ गया 600। ओके, और ये आ गया 175। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं है। तो अब हम आगे करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, so which of the following are in inverse proportion? क्वेश्चन नंबर 1। तो इन पांच जो आपको सिचुएशन दे रखी हैं उसमें मैं बताना है कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, सो द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ऑब्वियस है बच्चों, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, इनवर्स क्यों है? क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर दोगे तो टाइम कम लगेगा, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड में चेंज नहीं आता है तो वो हमेशा कौन सा केस होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्योंकि अगर स्पीड सेम है तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उतना ही टाइम लगेगा अगर हम अपनी स्पीड को चेंज नहीं करते हैं तो। ओके, थर्ड, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ऑब्वियस है ये डायरेक्ट का केस है। ओके, जितना एरिया ज्यादा होगा क्रॉप उतना हार्वेस्ट ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो क्रॉप कम हार्वेस्ट होगा। ओके, फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो ये कौन सा केस हुआ बच्चों? इनवर्स का, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज होगी। अगर स्पीड बढ़ेगी, फिक्स जर्नी का मतलब है कि डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ओके, तो अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर एक पर्सन के लिए बच्चों देखो, अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर पर्सन को एरिया कम मिलेगा, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो पर पर्सन के लिए एरिया ज्यादा होगा। तो ये कौन सा केस हुआ? इनवर्स, क्योंकि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ओके, सो अब हम आगे करेंगे। So क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इन अ टेलीविजन गेम शो the prize money of 1 lakh is to be divided equally among us, the winners. Okay, complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. Okay, सो ये एक टेलीविजन गेम शो है जिसमें जो प्राइज मनी है 1 लाख की उसको डिवाइड किया गया है इक्वली अमंग अस द विनर। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है और फाइंड वेदर द प्राइज मनी जो है गिवन टू एन इंडिविजुअल वो डायरेक्ट है और इनवर्स प्रोपोर्शन है टू द नंबर ऑफ विनर्स। ओके, तो अगर नंबर ऑफ विनर्स बच्चों इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइज मनी ऑब्वियस है, प्राइज मनी तो उतनी ही है ना, प्राइज मनी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 1 लाख रुपया ही उसमें जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ विनर्स बढ़ेंगे तो प्राइज मनी जो है वो कम होगी, कम डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, सो यहाँ पर ये कौन सा केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है? आपको प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है। ओके, तो आपको इसमें से हम इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो ये y1 y2 ये हो गया y3 y4 y5 y6 y7। ओके, सो ये यहाँ पे होगा y7 तक हमारे पास है। अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू के।
एज यूजुअल जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आपको हमेशा फर्स्ट वाले को ही बाकी सबके साथ इक्वल रखना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे x1 y1। ये क्या है आपका x1 और ये है आपका y1। ओके, x1 y1 इक्वल होगा x3 y3, क्योंकि अब ये आपका x3 होगा, x4, x5, x6 और x7, और ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। x1 y1 है मेरे पास 1 और 1 लाख, एंड x3 है मेरे पास 4 और मुझे y3 फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप दोनों साइड इसको 4 से डिवाइड कर दो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो आपको मिल जाएगा y3 का वैल्यू। तो ये आएगा बच्चों 25,000। ओके, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, x, नेक्स्ट होगा आपका x1 y1 x4 y4। ओके, वैल्यूज डाल देंगे। तो ये 1 इंटू 1 लाख तो यहाँ पे अभी हमेशा ही हम लिखने वाले हैं, क्योंकि हम इसी के कांस्टेंट रखने वाले हैं। और x4 है हमारा 5 और y4, सो y4 कितना होगा बच्चों, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, जो कि आएगा 20,000। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे ये 20,000 नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, सेम x1 y1 इक्वल होगा x5 y5, जो कि आएगा 1 इंटू 1 लाख, और x5 है आपका 8 और y5, सो y5 कितना आएगा बच्चों, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12,500। ओके, तो हमारे पास y5 का वैल्यू आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा x1 y1 इक्वल्स टू x6 और y6। ओके, तो 1 इंटू 1 लाख और 10 इंटू y6, तो मैं ये जीरो यहीं पे कट कर दूंगी बच्चों, तो y6 आएगा 10,000। ओके, लास्ट निकालेंगे x1 y1 x7 y7। ओके, सो x1 कितना है हमारे पास, 1, ये आएगा 1 लाख, एंड x7 कितना होगा यहाँ पर 20, एंड y7, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, डिवाइड कर दो इसको 20 से, तो ये आएगा 5,000। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। So question number 3, Rahman is making a wheel using spokes. He wants to pick equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. Okay? तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ओके, ये क्या है बच्चों, spokes. He wants to fix equal spokes in such a way कि angle between in any pair of consecutive spokes, एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 4 नंबर ऑफ स्पोक्स हैं तो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स हैं, उनके बीच का एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री। अगर 6 स्पोक्स हैं तो एंगल दे रखा है बच्चों 60 डिग्री। तो पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। ऑब्वियस है बच्चों, अभी ये पूरा सर्कल आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। अब इसी पूरे सर्कल को आप 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड कर रहे हो, 6 स्पोक्स में। तो जहाँ पर 4 एंगल्स में जब आप 4 लाइक पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हो तो ईच एंगल 90 डिग्री है। अब आप उसको ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे सो एंगल विल बी लेस। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज होंगे तो एंगल जो है वो
डिक्रीज होगा। ओके, तो अगर नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एंगल डिक्रीज होगा, तो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम प्रोडक्ट को कांस्टेंट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 × 90 लिया। मैं यहाँ पे बच्चों आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ ये टेबल, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लिखना कैसे है। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 4 × 90 किसके इक्वल होगा बच्चों? 8 इंटू, लेट्स से ये है आपका x, ये है y, तो ये y1 y2, ये होगा बच्चों y3 y4 एंड y5। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 4 × 90, 8 × y3। अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो नीचे ले जाके। ओके, तो 4 × 2 एंड 2 × 45, तो एंगल कितना आएगा? 45। तो मैं यहाँ पे इसका एंगल लिख देती हूँ बच्चों, ये आएगा 45। सिमिलरली आप इसका दूसरा एंगल निकालोगे, मीन्स आप y4 निकालोगे यहाँ पर, तो ये आएगा बच्चों 4 × 90 और 10 × y4। ओके, सो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 × 4 36, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 36। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सेम आपको हमेशा फर्स्ट वाले के इक्वल रखना है। 4 × 90 equals to 12 into y5। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में ये 4 × 90 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, तो ये आएगा 4 × 3 और ये आएगा 3 × 30। तो ये कितना आएगा बच्चों? 30। ओके, तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। अब हमें बोला गया है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। तो इसी टेबल को आप और इंक्रीज कर दोगे इस तरीके से, और यहाँ पर अब आप नंबर ऑफ स्पोक्स लिख दो। नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होने चाहिए यहाँ पे? 15, तो आपको y6 निकालना है। और थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40। अगर ये यहाँ पे 40 डिग्री है तो आपको ये यानी x7 निकालना है। ओके, तो अब हम इसका आंसर करते हैं बच्चों, सेम तरीके से करेंगे। 4 × 90 किसके इक्वल होगा? 15 × y6। 15 × 6 क्या होता है बच्चों? 90, तो y6 आएगा 24। ओके, तो यहाँ पर आएगा 24। नेक्स्ट है हमारे पास x7, तो यहाँ पर आएगा 4 × 90 x7 टाइम्स 40। ओके, सो बच्चों ये 4 10, 0 से 0 कैंसिल, तो x7 कितना आएगा? 9 डिग्री। ओके, तो सेकेंड पार्ट का आंसर है 24 और लास्ट पार्ट का आंसर है 9 डिग्री। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों। If a box of sweet is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ स्वीट्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक लिया नंबर ऑफ स्वीट्स और दूसरा मैंने लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, और एक को हमने क्या ले लिया? x, और हमने ले लिया y। अब हमें क्या बोला गया है? इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4? अब बच्चों अगर आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 से रिड्यूस हो जाते हैं तो आपके पास अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बचे हैं? 20। तो आपको ये जो मिसिंग वैल्यू है ना, जिसको हम अब x2 दे देंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दो कि ऑफ कोर्स दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज बच्चों अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाएंगे तो हर एक बच्चे को स्वीट्स ज्यादा मिलेंगी। ओके, सो दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आपके पास क्या है? एक्स वाई इक्वल्स टू के। ओके, एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर
पहला हमें पता है हमें क्या करना है, हमें 5 × 24 इक्वल्स टू x2 टाइम्स 20। ओके, अब 5 × 24 डिवाइडेड बाय 20 x2, तो यहाँ पे इसको आप कट कर दो। ये कितने से कट होगा, 5 × 1, 5 × 4 एंड 4 × 6। तो x2 कितना आएगा, 6। मतलब अगर 4 स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 6 स्वीट्स। ओके, इनके आंसर्स बच्चों आप हमेशा स्टेटमेंट में ही दोगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? तो यहाँ पर बच्चों क्या है, फूड है टू फीड नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स, और दूसरा हमें यहाँ पे क्या लेना है, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ एनिमल्स को हमने ले लिया x और नंबर ऑफ डेज को हमने ले लिया y। A farmer has enough food to feed 20 animals and for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals? So 10 more animals मतलब 30, 20 + 10। इस तरीके से भी आप साइड में लिख के दिखा सकते हो बच्चों। और अब मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज तक वो फूड चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं y2। अब ऑब्वियस है बच्चों कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स 20 थे तो वो फूड 6 दिन चलता था। ओके, अब अगर एनिमल्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो फूड कम दिन चलेगा। तो ये कौन सा प्रपोर्शन है, इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, ये लाइन आपको हमेशा पहले लिखनी है, आपको बताना है कि कौन सा प्रपोर्शन है। उसके बाद इसको प्रपोर्शन में हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू के। ओके, अब यहाँ पर आपके पास है 20 × 6, 20 × 6 equals to 30 into y2. So 20 × 6 divided by 30 y2। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल बच्चों, 3 × 2 और y2 का वैल्यू आएगा 4। मतलब वही फूड जो होगा अब वो सिर्फ 4 डेज तक चलेगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे। A contractor estimate that 3 person could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? ओके, तो यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर 3 पर्सन एस्टिमेशन लगा रहा है कि 3 पर्सन जो हैं वो उस हाउस की रीवायर को 4 दिन में कर देंगे। अगर वो 4 पर्सन लगा दे इंस्टेड ऑफ 3, तो वो कितने दिन में उसको कंप्लीट करेगा। तो पहली बात तो बच्चों यहाँ पे है नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज। ओके, अब अगर नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो 3 हैं तो 4 डेज लगते हैं, और अगर नंबर ऑफ पर्सन्स 4 हैं तो कितने डेज लगेंगे वो हमें बताना है। तो ऑब्वियस है बच्चों, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये कौन सा केस है, इनवर्स प्रपोर्शन का। ओके, और इनवर्स प्रपोर्शन में हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना होता है, यानी एक्स वाई को के इक्वल रखना होता है। तो 3 × 4 इज इक्वल्स टू 4 × y2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों और y2 आएगा 3। इट मीन्स अगर आप 4 पर्सन अपॉइंट करते हो तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, at how many boxes would be filled? तो यहाँ पे भी हमारे पास दो चीज़ें हैं कि अगर आप 25 बॉक्सेस में बॉटल्स पैक करते हो तो हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स आती हैं। और अगर आप बैच बनाओगे 20 बॉटल्स का, हर एक बॉक्स में अगर 20 बॉटल्स डालोगे तो कितने ऐसे बॉक्सेस होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉटल्स। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, वो दो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है और इस तरीके से टेबल बनाना है हमेशा। ओके, अब अगर मेरे पास 25 बॉक्सेस हैं तो 12 बॉटल्स आ सकती हैं, और अगर 20 बॉटल्स हैं तो कितने बॉक्सेस आएंगे मुझे ये बताना है। ओके, ऑब्वियस है बच्चों, अगर नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ रही हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे। ओके, एक बॉक्स में अगर आप 12 बॉटल्स डालते हो, अब आप एक बॉक्स में अगर 20 बॉटल डालोगे तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे। तो ये भी किसका केस है, इनवर्स
प्रपोर्शन का। ओके, अब एक्स वाई किसके इक्वल आएगा के, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे 25 × 12 x2 टाइम्स 20। ओके, 25 टाइम्स 12 अपॉन 20, देन 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 3, x 2 15। ओके, तो ये क्या आएगा 50। नेक्स्ट करेंगे, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? Okay, so a factory requires 42 machines. एक फैक्ट्री को 42 मशीन्स चाहिए होती हैं टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल 63 डेज में। तो उसको ऐसी कितनी मशीन्स चाहिए होंगी अगर वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स 54 डेज में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं बच्चों, एक है नंबर ऑफ मशीन्स, ओके, एक है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो एक को आप x ले लोगे, एक को y ले लोगे, तो ये हो गया x और ये हो गया y। अब नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है 42, तो डेज कितने लगते हैं 63। अब अगर 54 डेज लगते हैं तो कितनी मशीन्स आपको चाहिए होंगी? ऑब्वियस है, अगर डेज कम लग रहे हैं तो आपको मशीन ज्यादा चाहिए होगी। ओके ना, तो इसीलिए कौन सा केस है इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, सो अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो आएगा एक्स वाई इक्वल्स टू के। ओके, सो 42 टाइम्स 63 is equals to x2 times 54। ओके, एंड अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो। अभी कितने से जाएगा बच्चों, 6 6 into 9 54, 6 into 7 एंड 9 into 7 63। तो 7 times 7 कितना आएगा 49। ओके, ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 kilometer per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 kilometer per hour? तो अगर एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसको 2 घंटे लगते हैं। अब वो अपनी स्पीड बढ़ा देगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियस है बच्चों, ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस है टाइम कम लगेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स और यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड। और क्योंकि स्पीड की यूनिट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है इन किलोमीटर पर आवर। ओके, सो एक्स एंड वाई, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 2 और स्पीड कितनी है 60। नंबर ऑफ आवर्स आपको निकालने हैं, मीन्स आपको x2 निकालना है अगर स्पीड आपकी हो जाती है 80। तो ऑब्वियस है कौन सा केस है बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो आपको क्या करना है, एक्स वाई इक्वल्स टू के, मीन्स 2 टाइम्स इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू x2 टाइम्स 80। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 80 को नीचे ले आओ यहाँ पर। ओके, और ये 0 से 0 कैंसिल, 2 into 4, 2 into 2 और 2 into 3। सो x2 कितना आएगा बच्चों 3/2। 3/2 का मतलब होगा 1.5, मीन्स 1.5 आवर्स। ओके, इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर है 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. One of the persons fell ill before the work started, so how long would the job take now? How many persons would be needed to fit the windows in 1 day? तो 2 persons हैं, ओके, वो न्यू विंडोज को 3 दिन में फिट करते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन्स है आपके पास और नंबर ऑफ डेज है। एक ही टेबल बनाएंगे हम, दो पार्ट्स के लिए आपको दो दो टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही टेबल में हम लिखेंगे। अगर आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो 2 हैं और वो एक, ये जो जॉब है उनकी उसको 3 दिन में करते हैं। अब एक पर्सन इल हो जाता है बिफोर द वर्क स्टार्टेड, तो अब पर्सन हो गए 1। ओके, क्योंकि अभी एक पर्सन जो है वो कम हो गया। ओके, सो अब हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, मतलब आपको यहाँ पे निकालना है y2।
फिर आपको बोला गया हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन वन डे। अब दिन एक है, नंबर ऑफ डेज वन है, तो आपको निकालना है x3। ओके। तो ऑब्वियस है बच्चों कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। तो ये कौन सा केस हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन का। दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में हम इसको आंसर देंगे लेकिन टेबल एक ही बनाएंगे बच्चों। सो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें पता है क्या होता है, एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे यहाँ पर 2 into 3 इक्वल्स टू 1 into y2। तो कितना आएगा बच्चों, y2 इक्वल्स टू 6। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 6, आप स्टेटमेंट में इसको आंसर दोगे। सेकंड में भी हम सेम रखेंगे, 2 into 3 इज इक्वल्स टू 1 into x3। तो ये भी कितना आएगा बच्चों, 6, मतलब 6 पर्सन्स होंगे तो एक दिन में काम हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए तो डेज कम हो गए। ओके, नेक्स्ट करेंगे। A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? ओके, तो एक स्कूल में 8 पीरियड होते हैं एक दिन में, जिसमें हर एक पीरियड होता है 45 मिनट्स का। सो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी अगर स्कूल में 9 पीरियड्स होंगे एक दिन में, एंड एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स जो है वो सेम है। तो यहाँ पे बच्चों दो चीजें हैं, एक है नंबर ऑफ पीरियड्स और एक है नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ओके, और टाइम हमें किस में दे रखा है, मिनट्स में। तो पहले मैं यहाँ पे इसको ले लेती हूँ x, और ये हो गया y। अब आपको बोला गया है 8 पीरियड्स हैं और हर एक पीरियड कितने का होता है, 45 मिनट्स का। तो अगर 9 पीरियड होंगे तो हर एक पीरियड कितने घंटे का होगा, ये पूछा है आपसे। तो पहले हम इसको मिनट्स में निकालेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट्स मिनट में ली है। ये हो गया y2। ऑब्वियस है बच्चों, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो जाएंगे तो टाइम जो होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें एज्यूम करना है कि जो नंबर ऑफ स्कूल्स आवर्स हैं वो सेम रहेंगे। ओके, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू के। ये आएगा 8 into 45 इक्वल्स टू 9 into y2। ओके, अब इस 9 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ डिनोमिनेटर में और इसको कट कर दो। ये आएगा 9 into 5, सो y2 आएगा 8 into 5, 40 मिनट्स। ओके, तो अगर 9 पीरियड्स होंगे तो हर एक पीरियड होगा बच्चों 40 मिनट का। ओके, सो आज हम ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, और हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।